जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, लेक्चर के इस पार्ट में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोसील को। सबसे पहले बच्चे आप लोगों को ये बता दूं कि हाइड्रोसील हम लोग एक्चुअली कहते हैं एबनॉर्मल कलेक्शन अगर हो जाए सीरस फ्लूइड की, ठीक है, प्रोसेसस वजाइनालिस के अंदर, ठीक है। प्रोसेसस वजाइनालिस का मैंने आप लोगों को अभी भी ये बताया कि ये बेसिकली वो पार्ट है जो कि टेस्टिस को सराउंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चे के जो हाइड्रोसील होता है ये प्राइमरी भी हो सकता है यानी कि इडियोपैथिक वैरायटी का, और सेकेंडरी भी हो सकता है। और सेकेंडरी किस वजह से होता है? एपिडिडमल या टेस्टिकुलर डिजीज की वजह से। मेरे ख्याल से आप लोग को हाइड्रोसील तब अच्छा समझ आएगा जब मैं आप लोग को एक दफा इसकी डायग्राम जो है बच्चे वो शो करवा दूं। ये देखें, एक सेकेंड, ये देखें बच्चे, हाइड्रोसील की ये डायग्राम देख लीजिए ताकि आप लोगों को इसकी सारी वेराइटीज के बारे में समझ आ जाए। सबसे पहले तो हाइड्रोसील का बच्चे ये एमसीक्यू नोट कर लें कि हाइड्रोसील की 4 टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें से मोस्ट कॉमन वेराइटी कौन सी होती है? वेजाइनल हाइड्रोसील है, इन्फेंटाइल है, कॉन्जेनिटल है और हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड है, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन इसके अंदर वेराइटी है दैट इज यूजुअली वेजाइनल हाइड्रोसील। प्लीज ये आपका टिपिकल क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये आपका टेस्टिस एक शो किया हुआ है। मैं जो जिस तरफ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, एरो मूव कर रहा है, उसको फॉलो करें। मैं डायग्राम को आप लोगों के लिए जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली ये नजर आ जाए। बच्चे ये देखें कि इसने शो किया है कि ये बेसिकली प्रोसेसस वेजाइनालिस है या ट्यूनिका वेजाइनालिस है, ठीक है, ये इसने शो किया है। उसके बाद ये देखें ये टेस्टिस है, टेस्टिस के पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर पे ये एपिडिडमस है और इसके ऊपर ये वास डेफरेंस जा रहा है। ये जो बच्चे इसने रेड कलर का रिंग शो किया दैट इज एक्चुअली सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग। तो अगर बिल्कुल टेस्टिस के अराउंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो उसको हम लोग कहते हैं वेजाइनल हाइड्रोसील, जो कि टेस्टिस के अराउंड है, सिर्फ टेस्टिस को सराउंड कर रही है। ऐसी फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो कि सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग तक पहुंच रही है उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंटाइल हाइड्रोसील, ठीक है। यानी कि ये सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग तक पहुंची है, उससे ऊपर इन्ग्वाइनल कैनाल में नहीं गई। जो कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील होती है बच्चे, ये हमेशा कॉन्टिन्यूटी में होती है ऊपर की तरफ आपके पेरिटोनियल कैविटी के साथ, ठीक है। यानी कि जो पेरिटोनियल फ्लूइड है, आपको पता है पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसके साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है। और बच्चे जो आपका डी नंबर पे इसने दिखाया दैट इज हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड, यानी कि जो आपका बच्चे सिर्फ ऐसा हाइड्रोसील है जो कि कॉर्ड के लेवल पे आ रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल एक सिस्ट की फॉर्म में एनक्लोज्ड है, टेस्टिस को सराउंड नहीं कर रहा, लेकिन कॉर्ड के वास्ट डिफरेंस को बेसिकली हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड का है ना, तो कॉर्ड के अराउंड है सिर्फ ये, ठीक है। ये 4 वेराइटीज हैं, आई होप अब आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब बच्चे हाइड्रोसील की इटियोलॉजी क्या होती है, इसकी कॉज क्या होती है, ए इटियोलॉजी जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो एक्सेसिव फ्लूइड प्रोडक्शन अगर हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि इसकी वजह से हाइड्रोसील हो सकती है। बच्चे याद रखिएगा हाइड्रोसील का फ्लूइड हमेशा सीरस होता है। सीरस फ्लूइड के अंदर आपको प्यूरुलेंट मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है। बच्चे जो सीरस फ्लूइड होता है वो आपकी नॉर्मल बॉडी कैविटीज के अंदर आपको मिलता है। जैसे नॉर्मल बॉडी कैविटीज आपकी 3 है, कौन कौन सी? पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी। इनके अंदर आपको सीरस फ्लूइड मिलता है, ठीक है। तो जो सीरस फ्लूइड होता है इसके अंदर कभी भी सेलुलर डेब्रिस या फिर प्रोटीन का हाई कांटेक्ट या लिपिड का हाई कंटेंट या फिर इंफेक्शियस सेल्स नहीं मिलते आपको, ये स्टीराइल फ्लूइड होता है। तो हाइड्रोसील के अंदर आपको स्टीराइल फ्लूइड मिलता है टेस्टिस के इर्द गिर्द, या जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बताई हैं उनके अकॉर्डिंग। या तो फ्लूइड की एक्सेसिव प्रोडक्शन हो तो हाइड्रोसील बन सकती है। नंबर 2, या बच्चे अगर फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन ही डिफेक्टिव हो, यानी कि नॉर्मली जो फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा होता है प्रोसेसस वेजाइनालिस या ट्यूनिका वेजाइनालिस में, अगर वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो फिर आपको हाइड्रोसील हो सकती है। और ये बेसिकली प्राइमरी हाइड्रोसील की मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। प्लीज इसको हाईलाइट कीजिएगा, कभी भी आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी हाइड्रोसील किस वजह से होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इडियोपैथिक है। लेकिन जो रीजन इसका एक प्रपोज रीजन दिया गया है जिसको हम लोग ये नहीं कह रहे कि ये सर्टन है, मे भी ये हो सकता है, तो दैट कम्स आउट टू बी डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड। नंबर 3 पे इंटरफेरेंस अगर हो जाए लिम्फेटिक ड्रेनेज की,
तो फिर भी फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन इंपेयर हो जाती है। और नंबर 4, अगर पेरिटोनियल कैविटी के साथ इन कांटेक्ट हो प्रोसेसस वजाइनालिस, प्रोसेसस वजाइनालिस जो कि पेरिटोनियल जो लेयर्स होती हैं बिल्कुल उन्हीं की मॉडिफिकेशन है जो कि टेस्टिस को सराउंड करता है। नॉर्मली वो पेरिटोनियल कैविटी के साथ इन कांटेक्ट नहीं होता बल्कि सेपरेट होता है। अगर वो इन कांटेक्ट आ जाए तो फिर बच्चे हम लोग उसको कहते हैं कि ये पेटेंट हो गया है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखना, ये मैंने इमेज लिया ही ऐसा है कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात पता हो जाए। अच्छा, एक चीज बच्चे और देखिएगा, मैंने आप लोगों को ये बात एक बताई कि जो एबनॉर्मल लेवल के अंदर लिपिड्स या प्रोटीन्स या इंफेक्शियस मटेरियल होता है, अगर वो हो तो फिर टेस्टिस के इर्द गिर्द, तो उसको फिर हम लोग हाइड्रोसील नहीं कहते। जो सीरस फ्लूइड होता है उसके अंदर अलबत्ता कुछ ना कुछ हल्की फुल्की अमाउंट में प्रोटीन हो सकती है, एक्सेसिव अमाउंट्स में यूजुअली नहीं होती। ठीक है, तो बच्चे ये देखें, इसने यहाँ पे मेंशन किया कि हाइड्रोसील के फ्लूइड के अंदर एल्ब्यूमिन भी हो सकता है और फाइब्रिनोजन भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो होता है ये यूजुअली क्लॉट नहीं करता, ये वाला जो फ्लूइड होता है। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस फिगर में दिखानी थी, दैट इज दिस एमसीक्यू जिस पे मेरा एरो है, कि सेकेंडरी हाइड्रोसील की जो मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट कॉमन कॉज होती है दैट इज एक्चुअली एपिडिडमोऑर्काइटिस। अब एपिडिडमोऑर्काइटिस एक्यूट वैरायटी का भी हो सकता है और क्रॉनिक वैरायटी का भी हो सकता है, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए। इसके अलावा टेस्टिकुलर टॉर्शन के अंदर और टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के अंदर भी आपको हाइड्रोसील मिल सकती है, लेकिन टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में एक ये रेयर प्रेजेंटेशन है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। इस पिक्चर को देखते हुए अब मैं आप लोगों को इसके जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं वो बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोगों ने देखा होगा वार्ड्स के अंदर भी, कि जब हम लोग टेस्टिकुलर स्वेलिंग्स का या हर्निया का या स्क्रोटल स्वेलिंग्स का एग्जामिनेशन करते हैं तो एक टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज गेट अबव द स्वेलिंग। ठीक है, गेट अबव द स्वेलिंग, इसका क्या मतलब होता है बच्चे? इसका मतलब ये होता है कि अगर यूजुअली जो आपकी स्वेलिंग्स हैं जो कि टेस्टिस तक कॉन्फाइंड हैं और ऊपर नहीं जा रही, असेंड नहीं कर रही, ऊपर की तरफ स्प्रेड नहीं है, एडवांस नहीं है ऊपर की तरफ, या जो स्क्रोटल स्वेलिंग्स हैं तो वो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड होती हैं नीचे की तरफ ही। ठीक है, तो उनके अंदर आप पूरे की पूरी स्वेलिंग को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये स्क्रोटम है, ये इंग्वानल कैनाल है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि कोई एक स्वेलिंग है जो कि यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रही है, तो जब मैं यहाँ पे अपनी 2 फिंगर्स रख के पैल्पेट करूंगा इसको तो मुझे फील होगा कि ये तो यहाँ पे भी है, ये तो यहाँ पे भी है। ठीक है, यानी कि ये ऊपर तक जा रही है, तो इसका मतलब है आई कैन नॉट गेट अबव द स्वेलिंग। ठीक है, इसको कहते हैं गेट अबव द स्वेलिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ तक ही रहता हूँ और मुझे लगता है कि ये जो स्वेलिंग है ये सिर्फ यहाँ तक है, इससे ऊपर जगह खाली है, इससे ऊपर सिर्फ स्किन मौजूद है या स्किन का टिश्यू मौजूद है, तो फिर मैं इसको कहूंगा आई कैन गेट अबव द स्वेलिंग। तो मैंने आपको डिफरेंस समझाया कि आई कैन गेट अबव द स्वेलिंग या आई कैन नॉट गेट अबव द स्वेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हाइड्रोसील बेसिकली एक ऐसी स्वेलिंग को कहते हैं जिसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं कि वी कैन गेट अबव द स्वेलिंग, यानी कि यूजुअली जो हाइड्रोसील्स होती हैं, मैंने इसलिए आपको ये एमसीक्यू लिखवाया था कि दे आर यूजुअली वजाइनल, यानी कि वजाइनल वो वाली थी जो कि टेस्टिस के इर्द गिर्द होती हैं, इससे ऊपर नहीं जाती, तो वी कैन गेट अबव द स्वेलिंग। ठीक है, पहला इसका क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन के ऊपर आपको ये ट्रांसलूसेंट मिलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा आपको ये जो बातें इसने इंपॉर्टेंट मेंशन की है वो मैं सारी आपको बता देता हूं कि अगर आपकी जो हाइड्रोसील है वो ऊपर की तरफ इन कांटेक्ट है, जैसे मैं आपको बता दूं जो कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील होती है जो कि बिल्कुल छोटे बच्चों के अंदर होती है, उसके अंदर यू कैन नॉट गेट अबव द स्वेलिंग। क्यों? क्योंकि वो तो ऊपर की तरफ इन कांटेक्ट होती है विद द पेरिटोनियल कैविटी। तो क्लिनिकल फीचर में आपको ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन जो मोस्ट कॉमन वेराइटी है वो वेजाइनल है, तो आपको प्रॉफ के अंदर जो यूजुअली सिनेरियोज अगर आते हैं तो आपने उसके अंदर एज फैक्टर लाजमी देखना है। अगर आपको न्यू बॉर्न बेबी दिया है, 1 साल का बच्चा दिया है, या छोटा बच्चा, उससे भी छोटा बच्चा दिया है जो कि बिल्कुल न्यू बॉर्न है, तो फिर आप लोग कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक मिडिल एज बंदा दिया है, यंग बंदा दिया है, तो फिर आप लोग वेजाइनल हाइड्रोसील के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जो वेजाइनल हाइड्रोसील है प्राइमरी वैरायटी की जिसकी कॉज इडियोपैथिक होती है, वो हॉट कंट्रीज के अंदर बहुत कॉमन होती है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कॉमन होती है, और यूजुअली मिडिल या लेटर लाइफ के अंदर वो देखी जाती है। ठीक है,
और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील कैसी अपेयर होगी। अब एक चीज यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूं कि जो आपकी एंसिस्टेड हाइड्रोसील होती है, एंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड, जिसको हम कहते हैं कि स्पर्मेटिक कॉर्ड की बेसिकली वो हाइड्रोसील है, उसके अंदर बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग उसको मिस्टेकनली कह सकते हैं कि ये इनग्वाइनल हर्निया है। ठीक है, तो आपने ये डिफरेंशियल याद रखना है इस केस के अंदर कि इनग्वाइनल हर्निया के साथ उसको मैच या उसके साथ मिक्स नहीं करना। अब एक और चीज यहाँ पे क्लियर करता चलूं, बेले ने एक लाइन लिखी है, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग देखें, फिर इसको क्लैरिफाई करता हूँ। द स्वेलिंग, ये इसने लिखी है एंसिस्टेड हाइड्रोसील के बारे में, द स्वेलिंग मूव्स डाउनवर्ड्स एंड बिकम्स less mobile if the testis is pulled gently downwards. For example, अगर ये स्क्रॉटम है और इसके अंदर ये दो टेस्टिस मौजूद हैं, इसके ऊपर ये कॉर्ड जैसे की तरफ जा रही है, ठीक है, मैं कहता हूं अगर कॉर्ड की हाइड्रोसील है यहाँ पे मौजूद, तो अगर मैं फोर्स लगा के नीचे की तरफ ऐसे दो फिंगर्स के साथ स्क्रॉटम को नीचे खींचूंगा, नीचे फिक्स करूंगा, तो जो हाइड्रोसील होगी वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। अब इसकी वजह क्या है बच्चे? इसकी वजह बिल्कुल नॉर्मली एनाटॉमिकल रीजन है कि जो हाइड्रोसील है वो चिपकी हुई है कॉर्ड के अराउंड है बिल्कुल। तो अब टेस्टिस जो है उसके साथ आपका वास्ट डिफरेंस ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो हाइड्रोसील है वो भी उसी के साथ जुड़ी है। तो जब आप टेस्टिस को पुल डाउन करेंगे तो जो स्वेलिंग होगी वो भी नीचे की तरफ आ जाएगी। ये बेसिक इसका रीजन है एग्जामिनेशन का। अच्छा, अब आप ये देखो कि इसका ट्रीटमेंट यूजुअली क्या बनता है। बच्चे, मैंने आपको पहले ही एमसीक्यू लिखवा दिया है कि दी ओनली हाइड्रोसील कॉन्जेनिटल, एंसिस्टेड, वेजाइनल और इन्फेंटाइल में से वाहिद जो हाइड्रोसील है जिसको हम लोग हर्नियोटमी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील। उसका ट्रीटमेंट तो आपने पढ़ लिया। दूसरा आप ये देखें कि जो भी स्मॉल साइज की एक्वायर्ड हाइड्रोसील्स होती हैं, कॉन्जेनिटल नहीं, एक्वायर्ड हाइड्रोसील्स जो होती हैं बच्चे, यूजुअली उसके अंदर किसी भी किस्म का जो ट्रीटमेंट होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, उसको हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। बाकी जो बड़े साइज की हाइड्रोसील्स होती हैं बच्चे, उसके अंदर हम लोग यूजुअली, ये मैं लिख रहा हूँ, लार्ज साइज की जो हाइड्रोसील्स होती हैं, सिम्टोमेटिक होती हैं, जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, उनके लिए जो हम लोग प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं दैट इज लॉर्ड्स ऑपरेशन। मैं अभी आपको दिखाता हूँ हम लोग लॉर्ड्स ऑपरेशन के अंदर क्या करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लॉर्ड्स ऑपरेशन सिर्फ तब ही सूटेबल होता है कि जो सैक है, जो सराउंड कर रही है हाइड्रोसील वाली जो सैक है, वो थिन वॉल्ड अगर हो तो। प्लीज ये इसकी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। प्रॉफ के अंदर डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर की इंडिकेशन आपको एमसीक्यू में पूछी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड्स ऑपरेशन फॉर hydrocele is only performed if the sac that contains hydrocele is thin walled, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि वो लोग जो कि स्क्रॉटल सर्जरी के लिए अनफिट होते हैं या मिसफिट होते हैं। पहली चीज मैंने कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील के लिए हर्नियोटमी बताई। नंबर 2 के ऊपर मैंने आपको बताया कि स्मॉल हाइड्रोसील्स को ट्रीटमेंट नहीं करते। नंबर 3 पे बताया कि जो लार्ज हाइड्रोसील्स होती हैं यूजुअली उनके लिए हम लोग या तो लार्ज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि थिन वॉल्ड सैक्स के लिए होता है। इसके अलावा लार्ज हाइड्रोसील्स के लिए एक और ऑपरेशन भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज नोन एज जबूलेज रिपेयर, ठीक है। जबूलेज रिपेयर इसको हम कहते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। उसके बाद आपको पांचवी बात ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि वो लोग जो कि स्क्रॉटल सर्जरी के लिए मिसफिट होते हैं, मिसफिट, उनके अंदर यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड की एस्पिरेशन कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोसील का जो फ्लूइड होता है उसको एस्पायरेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। और एस्पिरेशन का बच्चे एक नुकसान लाजमी होता है, वो ये होता है कि उसके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो सकती है हाइड्रोसील की सैक में। तो वहां पे क्या बन सकती है, एक सिस्ट लाइक स्वेलिंग बन सकती है जिसको हम लोग कहते हैं हीमेटोसील। ये आपने याद रखनी है बात, ठीक है। हीमेटोसील उसके अंदर बन सकती है। तो बच्चे आप लोग ये करेंगे कि फ्लूइड को एस्पायरेट तो कर लिया अब आपने, लेकिन आपके पास ये गारंटी नहीं है कि क्या दोबारा इस हाइड्रोसील के क्या या दोबारा इस टेस्टिस के अराउंड हाइड्रोसील डेवलप होगी या नहीं। ऑब्वियसली बच्चे अगर एक दफा डेवलप हुई है तो दोबारा भी डेवलप हो सकती है। उस दोबारा को कम बैक करने के लिए, काउंटर करने के लिए आप लोग वहां पे स्क्लेरोजिंग मटेरियल एक डाल देते हैं जिसको यूजुअली हम लोग कहते हैं कि टेट्रासाइक्लिन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो टेस्टिस की डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो नॉर्मल कैविटी एग्जिस्ट करती है उसको खत्म कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर ये टेस्टिस है और उसके इर्द गिर्द ये कवरिंग है और कवरिंग के बीच में ये कैविटी है, ऐसे करके देखें ये कैविटी है ना ये सारी,
तो यहाँ पे मैं छोटा सा इंजेक्शन लगाऊंगा टेट्रासाइक्लिन का, ये दोनों लेयर्स जो होंगी बच्चे आपस में बिल्कुल ऐसे ही, अगर ये लेयर थी ये आपस में ऐसे फ्यूज कर जाएंगी, तो जब यहाँ पे स्पेस ही नहीं रहेगी पोटेंशियल, तो यहाँ पे हाइड्रोसील भी डेवलप नहीं कर सकेगी। ये इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, हम लोगों ने अब मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जो लॉर्ड्स रिपेयर होता है ये हम लोग किसको कहते हैं। आपके सामने 3 बातें इसने लिख के ये प्रोसीजर को बिल्कुल क्लियर किया, मैं आपको बता दूं ये 3 बातें क्या हैं, जरा गौर से देखना। लॉर्ड्स ऑपरेशन को समराइज आपने ऐसे ही करके लिखना है। सबसे पहले अ सीरीज ऑफ इंटरप्टेड एब्जॉर्बेबल सूचर्स इज यूज्ड। आप लोग न्यूमरस, ये देखें इसने इंटरप्टेड सूचर्स लगाए हैं, मेरा आप लोग का एरो जो होगा वो विजिबल होगा, ये देखें ये एक सूचर लगाया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इंटरप्टेड सूचर इसने लगाए। टू सेकंड स्टेप क्या था, बेसिकली हमने किया क्या, टू प्लाइकेट द रिडंडेंट ट्यूनिका वजाइनालिस। रिडंडेंट ट्यूनिका वजाइनालिस का क्या मतलब है, रिडंडेंट का मतलब है एक्स्ट्रा, दैट इज नॉट नीडेड, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, जो कि सिर्फ एक पोटेंशियल स्पेस प्रोवाइड कर रहा है फ्लूइड की एक्यूमुलेशन के लिए, उसको आपने सूचर लगा के सी लिया। When these are tied, ये तीसरा स्टेप है, the tunica bunches at its attachment to the testes। आए मैं आप लोगों को इसको दोबारा एक दफा समझा दूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल ये क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टेस्टिस है एक और इसके इर्द गिर्द मैं कहता हूं ये ट्यूनिका वजाइनालिस की इंटरनल लेयर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये एक्सटर्नल लेयर है, तो जो इसका, बल्कि इसको मैं सेकंड अनडू करके दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पे तो ये ठीक थी लेकिन यहाँ पर ट्यूनिका वजाइनालिस एक्सेसिवली बल्ज की हुई है, तो इसका तो हमें कोई फायदा नहीं है फिजियोलॉजिकली, तो मैं इस वाले एरिया के अंदर सूचर लगा के इसको ऐसे सी दूंगा तो ये बिल्कुल ऐसे नैरो हो जाएगी। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे लें कि जैसे जो टेलर्स होते हैं वो किसी कपड़े को सीते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कपड़ा है तो मैं इसके अंदर से बचे जो नीडल है वो पहले यहाँ से गुजारता हूँ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर मैं इसको आपस में सी लेता हूँ, इसको खींचता हूँ, यहाँ से पुश करता हूँ, तो ये सूचर्स ऐसे हो जाएंगे, इतने एरिया के बजाय ये नैरो होके इतना एरिया हो जाएगा, तो इसको हम लोग प्लाइकेशन कहते हैं। तो हमने प्लाइकेशन कर ली। अब आप ये देखें कि मैंने लॉर्ड्स ऑपरेशन की इंडिकेशन बताई थी कि थिन वॉल्ड सैक हो, उसकी वजह यही थी कि जो थिक वॉल्ड सैक होती है उसको प्लाइकेट करना इजी नहीं होता, तो थिन वॉल्ड को इजी होता है, इसलिए हम लोग इस केस के अंदर लॉर्ड्स ऑपरेशन कर सकते हैं। जो दूसरा प्रोसीजर था दैट वाज जबूलिस रिपेयर, और जबूलिस रिपेयर की बच्चे बेसिकली बात यह है कि जो हाइड्रोसील की सैक होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये टेस्टिस है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी सैक ऐसे करके लगी है, मैं सारे को यहाँ पे एक इंसिजन दूंगा, ठीक है, और पूरी की पूरी सैक को इवर्ट कर दूंगा, उल्टा करके लगा दूंगा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जबूलिस रिपेयर, जिसके अंदर हम लोग इवर्जन करते हैं। मेरे पास कोई 3D वीडियो नहीं है वरना मैं 3D में आप लोगों को ये समझाता। एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन कर दूं कि प्लीज मेरे कहने पे आज आप लोग जाके एक छोटा सा क्लिप देखिएगा यूट्यूब के ऊपर या गूगल इमेजेस में जाके देखिएगा, एक टर्म जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गायनाकोलॉजी के अंदर, मार्सुपियलाइजेशन। व्हाट इज मार्सुपियलाइजेशन? बार्थोलिन सिस्ट के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूजुअली मार्सुपियलाइजेशन करते हैं, वो क्या होती है? क्या मार्सुपियलाइजेशन का प्रोसीजर जबूलिस रिपेयर को रिजेंबल करता है? इस बात का आंसर आप लोग मुझे पर्सनली टेक्स्ट मैसेज में व्हाट्सएप के ऊपर बता सकते हैं। ये वो उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है जो कि क्यूरोसिटी रखते हैं इन प्रोसीजर्स को जानने की, ठीक है। चलो जी, अब बच्चे हम लोग आते हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर्स पे, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। जितने भी इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स थे उनकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर। बेले के अकॉर्डिंग जो स्टेजिंग है बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सर्जरी के प्रॉफ के अंदर वो स्टेजिंग हमें 2 मार्क्स की आई थी, मैं आप लोगों को वो भी करवाऊंगा, और जो अमेरिकन ज्वाइंट कमेटी की डिफाइंड TNM क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो स्टेजिंग है मैं वो भी करवाऊंगा। साइन एंड सिम्टम्स पहले ही मैं इसके आपको बता दूं बच्चे, साइन एंड सिम्टम्स में आपको क्या बताऊं टेस्टिकुलर ट्यूमर के, आप सब लोगों को पता है कि जितने भी कैंसर्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करते हैं, किसी स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, किसी मैस के साथ प्रेजेंट करते हैं, किसी पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ये कह लें कि इन्वेजन के साथ प्रेजेंट करते हैं कि जिस ऑर्गन को वो इन्वेड करते हैं तो उसके सिस्टमैटिक फीचर्स जो होते हैं वो कॉज कर सकते हैं। जैसे आपको ये बताऊं फॉर एग्जांपल कोई भी कैंसर अगर लंग्स को इन्वेड कर रहा है तो वो डिस्निया करा सकता है। तो टेस्टिकुलर जो कैंसर्स हैं बच्चे, इनका यूजुअली आपको ये सिनेरियो नहीं आता कि आप इसको डायग्नोज करें,
बल्कि सिनेरियो इसकी स्टेजिंग और इसके ट्रीटमेंट के ऊपर यूजुअली आता है। दूसरी एक और बात यहाँ पे बताता चलूं कि जो ट्यूमर मार्कर्स हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जो सेमिनोमास होते हैं वो एचसीजी की प्रोफ्यूज प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आपका एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा होता है वो अल्फा फीटोप्रोटीन और एचसीजी दोनों को एक्सप्रेस करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर तो हर हाल में आने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ट्यूमर मार्कर देखने हैं, मेरे पास अभी चार्ट नहीं अवेलेबल, तो आप लोग फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी से रॉबिन से ट्यूमर मार्कर देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं देखना बचे तो आप लोग नेट पे से देख सकते हैं, मैं आप लोगों को एंड पे दिखा दूंगा सर्च करके, अभी मेरे साथ इसको पढ़िए पहले। अच्छा, एक बात और बताऊं कि इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, इन्वेस्टिगेशंस बच्चे बेसिकली इसकी यही होती हैं कि आप लोग सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड क्यों करवाते हैं? ये देखने के लिए कि क्या कोई और स्वेलिंग तो नहीं है कि कैंसर के अलावा। इतनी सारी स्वेलिंग हमने पढ़ी, वेरिकोसील पढ़ी, हाइड्रोसील पढ़ी, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड उसके लिए करवा लेते हैं। नंबर 2, जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं वो होते हैं ब्लड के टेस्ट, ठीक है। और ब्लड के टेस्ट के साथ साथ आप लोग ये मेंशन करेंगे कि जो ब्लड के जो मतलब ट्यूमर मार्कर्स होते हैं वो हम लोग लाजमी करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे एसोसिएटेड एग्जामिनेशन में आप लोग कहेंगे चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टेस्टिकुलर कैंसर की प्रोपेंसिटी होती है कि वो लंग्स की तरफ फैलता है। तो जब आप लोग चेस्ट एक्सरे देखेंगे एक ऐसे पेशेंट का जिसके अंदर अल्लाह ना करे लंग्स की तरफ जो ट्यूमर है वो जा चुका है, तो उसके अंदर आपको अपीयरेंस मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं कैनन बॉल अपीयरेंस। जैसे कैनन होते हैं बिल्कुल उस तरह की जो तोपों से निकलते हैं, कैनन बड़े बड़े जो बॉल्स होते हैं, बिल्कुल वैसी चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको मिलेगी इनकी अपीयरेंस, ठीक है। अब बच्चे आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूं जी। ये देखें बच्चे, जो बेले ने स्टेजिंग दी है वो हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो ज्यादा डिटेल वाली स्टेजिंग है पहले इसको करते हैं फिर बेले वाली करते हैं, ठीक है। वॉशिंगटन मैनुअल से मैंने ये स्टेजिंग ली है टेस्टिकुलर कैंसर की, टेस्टिकुलर ट्यूमर की। सबसे पहले टी टी शो कहा गया कि पीटीएक्स यानी कि ट्यूमर को एसेस ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरी जो इमेज है वो उसके अंदर आप इसने डिटेल में बताई है, PT0 का मतलब है ट्यूमर एग्जिस्ट ही नहीं करता। PTIS है इंट्राट्यूब्यूलर जर्म सेल नियोप्लेसिया। याद रखिएगा एक बात कि जो इंट्राट्यूब्यूलर जर्म सेल नियोप्लेसिया होता है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह का लीजन होता है जैसे बाकी कार्सिनोमास के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्सिनोमा इन सिचू का वर्ड, बिल्कुल इसी तरह टेस्टिस के ट्यूमर के केस में ये काउंटर पार्ट है वर्ड इंट्राट्यूब्यूलर जर्म सेल नियोप्लेसिया कार्सिनोमा इन सिचू के वर्ड का, ठीक है। PT1 क्या है? ट्यूमर लिमिटेड टू टेस्टिस एंड एपिडिडमस without vascular lymphatic invasion. Tumor may invade tunica albuginea but not the tunica vaginalis, क्योंकि tunica albuginea बिल्कुल टेस्टिस के करीब है। आप लोग इतनी डिटेल ना लिखें, सिर्फ इतना भी लिखते हैं तो काफी है कि ट्यूमर जो है वो टेस्टिस या एपिडिडमस तक रिस्ट्रिक्टेड है। T2 में आप लोग कहेंगे ट्यूमर लिमिटेड टू टेस्टिस एंड एपिडिडमस विद वास्कुलर या लिम्फेटिक इन्वेजन। T3 में कहेंगे ट्यूमर इन्वेड्स द स्पर्मेटिक कॉर्ड विद और विदाउट वास्कुलर इन्वेजन। अब आप ये देखें कि T1 और T2 में डिफरेंशिएट करने वाली इंपॉर्टेंट बात वास्कुलर या लिम्फेटिक इन्वेजन थी, लेकिन T3 के अंदर हमने वास्कुलर इन्वेजन को कहा हो या ना हो, अगर वो स्पर्मेटिक कॉर्ड तक चला गया तो फिर वो T3 है, ठीक है। T4 में है बच्चे ट्यूमर इन्वेड्स द स्क्रोटम विद और विदाउट द वास्कुलर लिम्फेटिक इन्वेजन। T4 में हमने कह दिया कि स्क्रोटम तक पहुंच गया, तो मैं आप लोगों को इजीली ये याद करवा दूं, मेरे साथ याद करने की कोशिश करें, मैं इसको छुपा रहा हूं आपसे। T1 के अंदर जो ट्यूमर था वो टेस्टिस में था विदाउट वास्कुलर लिम्फेटिक इन्वेजन। T2 में टेस्टिस तक था विद लिम्फेटिक या वास्कुलर इन्वेजन। T3 के अंदर बच्चे अगर वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में पहुंच गया है चाहे इन्वेजन है या नहीं, और T4 में स्क्रोटम तक पहुंच गया है चाहे इन्वेजन है या नहीं। जो नोडल क्लासिफिकेशन है दैट इज रीजनल लिम्फ नोड कैन नॉट बी असेस्ड NX। अच्छा, NO के अंदर है नो रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ठीक है। N1 में है मेटास्टेसिस विद अ लिम्फ नोड मैक्स 2 सेंटीमीटर और लेस इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन, ठीक है। N2 के अंदर है लेस देन ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, और N3 में है ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। और डिस्टेंट मेटास्टेसिस का है नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, M1 में है डिस्टेंट मेटास्टेसिस, और M1A है नॉन रीजनल नोडल मेटास्टेसिस या पल्मोनरी मेटास्टेसिस। याद रखिएगा
M1 में अगर मेटास्टेसाइज किया है तो सबसे पहला ऑर्गन जो होता है लिम्फ नोड्स के अलावा, दैट इज लंग्स। ठीक है, यह आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। और M1B के अंदर है डिस्टेंट मेटास्टेसिस अदर देन टू नॉन रीजनल लिम्फ नोड्स, ठीक है, एंड लंग्स। अब एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, किंग एडवर्ड्स की यूनिवर्सिटी में खास तौर पे ये वाला सवाल आ चुका है पहले कि सीरम ट्यूमर मार्कर्स के हिसाब से आप लोग लिखें डिवीजन के टेस्टिकुलर ट्यूमर को आप लोग कैसे लिखेंगे सीरम ट्यूमर मार्कर्स के अकॉर्डिंग। S0 कहता है मार्कर स्टडी लेवल्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स। S1 है LDH नॉर्मल है लेकिन HCG 5000 से कम है और अल्फा फीटोप्रोटीन भी 1000 से कम है। S2 कहता है कि LDH 1.5 to 10 टाइम्स हो गया नॉर्मल लिमिट के, HCG जो है वो 5 to 50,000 के बीच में है, या फिर अल्फा फीटोप्रोटीन 1000 से 10,000 के बीच में है। S3 कहता है 10 से भी ज्यादा नॉर्मल टाइम्स के ज्यादा हो गया है, HCG 50,000 से भी ज्यादा है और अल्फा फीटोप्रोटीन 10,000 यूनिट से भी ज्यादा है। और SX है मार्कर्स नॉट अवेलेबल नॉट परफॉर्म्ड। ठीक है, ये मैंने अब आपको ट्यूमर मार्कर के हिसाब से भी इसकी करा दी है ग्रेडिंग और इसके हिसाब से भी। अब हम देखते हैं कि बेले क्या कहती है। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आता है कि टेस्टिकुलर ट्यूमर की अमेरिकन जॉइंट एसोसिएशन, आप अगर आपको क्वेश्चन आता है कि टेस्टिकुलर ट्यूमर की स्टेजिंग लिखें TNM स्टेजिंग, तो फिर आपने वॉशिंगटन मैनुअल वाली TNM लिखनी होगी। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में कहा गया है TN और M को अलग लिखें। अगर आपको कहा गया है कि सिर्फ जनरली क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हमें जनरल आया था कि टेस्टिकुलर ट्यूमर की स्टेजिंग लिखें, फिर आपने बेले वाली लिखनी है। ठीक है, अब बेले वाली क्या है, स्टेज 1 द ट्यूमर इज कन्फाइंड टू द टेस्टिस, Stage 2, nodal disease is present but is confined to nodes below diaphragm. डायफ्राम से नीचे जो नोड्स हैं सिर्फ उनकी इन्वॉल्वमेंट है। अगर डायफ्राम से ऊपर नोड्स की इन्वॉल्वमेंट है तो फिर इसका मतलब है लंग की तरफ जा सकता है, तो स्टेज 3 होगा। स्टेज 4 है नॉन लिम्फेटिक मेटास्टेसिस डिजीज मोस्ट टिपिकली विद इन द लंग्स। नॉन लिम्फेटिक मेटास्टेसिस हो गया यानी कि कोई वास्कुलर तरीके से भी इन्वेड कर सकता है या और मेथड से भी। ये स्टेजिंग है बेले वाली, अब मैंने आप लोगों को ये भी बता दी। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे हम लोग देखते हैं कि इसकी जो मैनेजमेंट है वो क्या होगी। मैनेजमेंट के लिए मैंने बड़ा खूबसूरत सा ये जो एक चार्ट है ये डाउनलोड किया है, आप लोग इसको स्टडी कर लें, या आप लोगों को काम आएगा और सारी की सारी मैनेजमेंट इसके अंदर समझ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं इसने ट्यूमर्स के नाम क्या लिखे हैं। इसने लिखा है SGCT सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर और नीचे इसने लिखा है नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर। अब आप इनकी स्टेजेस देखें कि क्या क्या इसने लिखा है। अगर स्टेज 1 ट्यूमर है तो सर्वेलेंस करेंगे, एडजुवेंट रेडियोथेरेपी देंगे और एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो आपके सेमिनोमेटस ट्यूमर्स होते हैं वो रेडियो सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जो नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर्स होते हैं ये नीचे वाले, ये रेडियो सेंसिटिव नहीं होते। इसलिए इसने स्टेज 1 के अंदर एडजुवेंट रेडियोथेरेपी का मेंशन नहीं किया नॉन सेमिनोमेटस के केस में, जबकि सेमिनोमेटस के केस में इसने मेंशन किया है। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी आप दे सकते हैं। नंबर 2, कीमोथेरेपी भी आप लोग दे सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि कीमोथेरेपी के लिए यूजुअली टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए जो हम लोग एजेंट यूज करते हैं दे आर नोन एज BEP एजेंट। कौन कौन से, इनको हम लोग कहते हैं ब्लियोमाइसिन। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर आता है एटोपोसाइड, ये आपका एंटी कैंसर ड्रग्स है, और तीसरे नंबर पे आता है सिस्प्लाटिनम। ठीक है, एक बात यहाँ पे हाईलाइट करता चलूं, नॉन सेमिनोमेटस जो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए हम लोग हमेशा BEP का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, लेकिन जो सेमिनोमेटस ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए सिर्फ प्लाटिनम के जो एनालॉग्स होते हैं, सिस्प्लाटिन जो होता है वो काम आ जाता है। उसके लिए आप बाकी दो ना भी यूज करें तो काम चल जाएगा स्टेज 1 के केस में। अच्छा जी, उसके बाद देखिए स्टेज 2। स्टेज 2 में है लिम्फ नोड्स लेस देन 5 सेंटीमीटर या लिम्फ नोड्स ग्रेटर देन 5। अगर लिम्फ नोड लेस देन 5 सेंटीमीटर है तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों आपको फायदा देंगी पेशेंट को, लेकिन अगर सिर्फ लिम्फ नोड 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो फिर कीमो करेंगे, और स्टेज 3 के अंदर भी कीमो ही हम लोग एडवाइस करते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी इसने यही वाली बात रखी है कि कीमोथेरेपी को हम लोग बहुत ज्यादा प्रिविलेज देते हैं कंपेयर टू ऑर्चिडेक्टमी हम लोग नहीं करते, पहले हम लोग कीमो पे गौर करते हैं। उसके बाद है नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर। नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर में स्टेज 1 में सर्वेलेंस करेंगे, RP, L and D करेंगे। इसका क्या मतलब है,
बच्चे RPLND एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग लिम्फ नोड की डायसेक्शन करते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डायसेक्शन इस पूरे के पूरे प्रोसीजर का नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बल्कि यही है, ठीक है। RPLND प्लीज इसको नोट कर लीजिए, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डायसेक्शन पूरे का पूरा इसका नाम है, क्योंकि आपका जो टेस्टिस है वो रेट्रोपेरिटोनियली डेवलप करता है। तो जो इसकी लिम्फ नोड्स होती हैं वो, अब आपको पता है कि एओर्टा जो है वो भी रेट्रोपेरिटोनियल है। तो एओर्टा की जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनको हम कहते हैं पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। तो चूंकि टेस्टिस भी रेट्रोपेरिटोनियल है और एओर्टा भी रेट्रोपेरिटोनियल है और जो ये लिम्फ नोड्स हैं ये भी रेट्रोपेरिटोनियल हैं, तो रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डायसेक्शन करेंगे स्टेज 1 में। साथ ही साथ एडजुवेंट कीमोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं बीईपी को यूज करते हुए, ब्लियोमाइसिन, एटोपोसाइड और सिस्प्लाटिन। उसके बाद स्टेज 2 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लिम्फ नोड्स लेस देन 5 सेंटीमीटर हैं तो RPLND और कीमोथेरेपी, और ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर हो या स्टेज 3 हो तो कीमोथेरेपी। एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, स्टेज 4 के अंदर तो बहुत डिफ्यूज डिजीज होती है जो कि एडवांस कर चुकी होती है, आगे की तरफ काफी फैल चुकी होती है। तो उस केस के अंदर बच्चे हम लोग पैलिएटिव ट्रीटमेंट को भी ऐड ऑन करेंगे, यानी कि जो पेन मैनेजमेंट है, जो बाकी जितनी भी मसाइल हो सकते हैं ट्यूमर की वजह से, उनको मैनेज करेंगे और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देते हैं। नंबर 2 एक और बात यहाँ पे बताता जाऊं कि आपकी बुक ने ये लिखा है कि स्टेज 4 के अंदर भी हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। तो चूंकि कीमोथेरेपी जो स्टेज 4 है वो टोटली एक मतलब अनसॉल्वेबल एक कंडीशन है जिसको हम अनट्रीटेबल कंडीशन है जिसको ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए इस चार्ट के अंदर इसका मेंशन नहीं किया गया। बड़ा जबरदस्त किस्म का ये चार्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगा। इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो खत्म होने वाला है, लेकिन एक सेकंड, ये देखें बच्चे, आप लोगों के लिए इंटरनेट से अभी मैंने निकाला ये ट्यूमर मार्कर्स की एक पिक्चर इसने शो की हुई है। ये मैं आप लोगों को नहीं भेज सकूंगा, मैंने डाउनलोड नहीं की। काइंडली इसको यहाँ से इसका स्नैप ले लें बेशक, या फिर बच्चे आप लोग इसको, ये इतनी विजिबल है कि आप लोग आराम से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। कि जर्म सेल है सेमिनोमा में बीटा HCG, नॉन सेमिनोमेटस में बी कोरियोकार्सिनोमा में बीटा HCG, योग सैक में अल्फा फीटोप्रोटीन, एम्ब्रियोनल में बीटा HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन, टेराटोमा में कोई मार्कर नहीं है, और टेराटोकार्सिनोमा में हो सकता है BCG या बीटा HCG या फिर फीटोप्रोटीन, ठीक है। दूसरी ये डायग्राम है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी इसने ये दी हुई है। एक सेकंड, इसको मैं सही तरीके से जूम करूं, ये इसकी भी आप लोग इमेज ले लेंगे, मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, या आप लोगों को काम आएगी डिफरेंट। ये बेसिकली ये दोनों जो है सेम ही है, इसके अंदर बस डिफरेंट प्रेजेंटेशन है मेथड का, उसके अंदर डिफरेंट मेथड है। तो इसी के साथ बच्चे आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंक्लूड होता है।